हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। प्रीव्यू आ रहा है उसका क्वेश्चन। हम लोग फिजिक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में ये जो चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम आपको मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर आपको 5 मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन वाटर, यानी अगर बारिश की बूंदें गिरती है तो उसका शेप आपको कैसा दिखेगा? गोल शेप दिखेगा। गोल शेप का एक ही कारण होता है, ये होता है क्योंकि मान लो अब गोल कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। क्यों होता है पृष्ठ तनाव? सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, कोशिश करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जैसे रेन वाटर है उसको ऐसे शेप में लाए, ऐसे शेप में लाए कि वो कम से कम एरिया कवर करे। मतलब क्योंकि पानी का बूंद है, उसका वॉल्यूम तो पता है, मान लो उसका वॉल्यूम होगा 10 मिलीलीटर या कुछ भी। इतना पानी को ऐसे शेप में रखना है कि एरिया सबसे कम हो। तो एरिया सबसे कम स्क्वायर का होगा या स्क्वायर का होगा या या कुछ इस तरह का शेप होगा, क्यूबॉइड का शेप होगा कि क्यूब का होगा। तो जो स्पेयर वाला शेप होता है ना, उसमें सबसे कम एरिया लगता है। इसीलिए सरफेस टेंशन के कारण रेन ड्रॉप क्या होता है, स्पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होगा। अगर कन्फ्यूजन आपको करे कि किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो वाटर का ज़्यादा होता है। ठीक है, पे बाकी ऑप्शन देख दो। डेंसिटी से कोई फर्क नहीं। डेंसिटी तो होता है, डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शेप कैसा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर तो पड़ता है। प्रेशर क्या पड़ेगा? प्रेशर ऊपर पानी का कम पड़ता है, नीचे ज़मीन के आसपास प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो बस ये करता है कि भाई किसी भी शेप में वो नीचे आ जाओ। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑयल जो होता है, ऑयल तेल स्प्रेड कर जाता है वाटर सरफेस पे। यहाँ पे लिखा है तेल जल के तल पर, मतलब जल के सतह पे पूरा फैल जाता है, इकट्ठा नहीं रहता है, फैल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने अपना बताया था ना कि जो सरफेस टेंशन है वाटर का ज़्यादा है ऑयल से। सरफेस टेंशन किसका है? ज़्यादा है। सरफेस टेंशन वाटर का ज़्यादा है ऑयल से, ये तो पता है। ठीक है ना? इसके कारण वाटर क्या करता है, ऊपर मान लो वाटर क्या करता है, ऑयल को फैला देता है ऊपर। ठीक है ना? वाटर अगर उसमें घोलते हैं, ऑयल को पानी में घोलने का कोशिश करते हैं तो सरफेस टेंशन वाटर का ज़्यादा है। तो वाटर क्या करता है, अपने तरफ खींचने लगता है। और वाटर तो चारों डायरेक्शन में, तो सब अपने अपने डायरेक्शन में खींचने लगता है ऑयल को। तो ऑयल की बूंदें क्या होती है, टूट के अलग चली जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन जो ऑयल का होता है वाटर से कम होता है, यही कारण है। तो ये तो मैंने बताया तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। यानी केरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। देखो जब भी फ्लोट का कॉन्सेप्ट आएगा ना तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर तैरेगा, सिंपल बात है। तो इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी, भाई तो तैरेगा ही नहीं, ये तो डूब जाएगा। डेंसिटी इज लेस देन, मतलब केरोसिन का डेंसिटी कम होगा वाटर के डेंसिटी के। सही बात है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा सीधा ऊपर फ्लोट करेगा। जिसका घनत्व कम ऊपर फ्लोट करेगा। एक तो घनत्व देखा जाता है और ऊपर देखा जाता है कि कितना वाटर डिस्प्लेस किया गया। तो केरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। अगला क्वेश्चन है, अभी तक हमने क्या क्या क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या क्या देखा, अभी वो जो क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखा कि रेन ड्रॉप स्पेयर शेप में होता है, इसका कारण है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑयल जो होता है, ऑयल तेल जो होता है पानी में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। इसका कारण क्या हमने देखा? इसका कारण देखा कि सरफेस टेंशन जो पानी ऑयल का है वो कम होता है पानी से। उसके बाद हमने देखा केरोसिन जो ऑयल पूरे पे फ्लोट कर जाता है, तैरने लगता है। तैरता है इसलिए क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। अगला क्या है कि इस जो सोप का जो बबल होता है, सोप का जो बबल होता है
वो उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, प्रेशर जो सोप का बबल होता है। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता है, फिर भी मैं सोचूंगा यार ही, अगर मान लो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है सोप के अंदर का प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहे, ये प्रेशर कम रहे, ये प्रेशर कम रहे, ठीक है ना, ये प्रेशर कम रहे ये ज़्यादा, तो आपको नहीं लगता है थोड़ा पचक जाएगा। लेकिन क्या सोप के बबल में एक कारण देखते हो, सोप का बबल तो फूला रहता है, यानी अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इसका एक और कारण है, कारण क्या है कि जैसे ही आप पानी में, पानी का कुछ सरफेस टेंशन होगा, पानी में जैसे ही आप साबुन रख देते हो, साबुन रखते हो, तो पानी का जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या कर रहा था, कम से कम स्पेस में आपको बैठना है, बुलबुला नहीं बना है, कम से कम स्पेस में बनना है। बट अब स्पेस क्या कर रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया है। तो याद रख सकते हो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ टू बबल, यानी दो बबल है सोप का और दोनों का अलग अलग डायमीटर है, दोनों अगर कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा। यदि साबुन के दो अलग अलग विन के व्यास के बुलबुले हैं तो एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। अब मान लो आपको लगे कि यार दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है, छोटा और छोटा होता जाता है। द स्मॉलर बबल, ये और छोटा होगा, बड़ा बबल और बड़ा होगा। इसका कारण क्या है, एक कॉन्सेप्ट, इसका कारण है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप, सोप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर मतलब जो इंटरनल प्रेशर होगा सोप के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस ऑफ द सोप बबल। दोनों बबल को एक ट्यूब के द्वारा जब कनेक्ट किया जाएगा तो जो स्मॉलर बबल से क्योंकि देखो जिसका छोटा रेडियस, ध्यान देना ये कम यानी ये ज़्यादा, समझ में आया। जिस बबल का रेडियस कम उसका प्रेशर ज़्यादा, उसका एक्सेस प्रेशर है, तो एयर फ्लो किधर से किधर होता है, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर किधर है, छोटे वाले रेडियस में, लो प्रेशर किधर है, बड़े वाले रेडियस में है। तो छोटे वाले रेडियस में प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर अगर एयर मूव करता है तो हाई प्रेशर छोटे रेडियस है उससे जाएगा लो प्रेशर बड़े रेडियस की तरफ, तो छोटा और छोटा होगा, बड़ा और बड़ा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है, चलिए यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ। एक हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून है, इज रिलीज, सरफेस से छोड़ा गया, हाइड्रोजन उसमें डाला हुआ है। एज द बैलून राइज, बैलून अगर ऊपर जाएगा तो बैलून क्या होगा, अपना छोटा हो जाएगा या फ्लैट कर देगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, या साइज उसका बड़ा हो जाएगा, या साइज सेम रहेगा, शेप साइज सब कुछ सेम रहेगा, क्या होगा ये बताइए। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ कि नीचे से ऊपर गया तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर है या लो प्रेशर, लो प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है और अंदर हाई प्रेशर है, तो और ये लो प्रेशर है, तो क्या इसको पचकाएगा, पचकाएगा नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, बैलून एक्सपेंड कर जाता है, बैलून एक्सपेंड करता है। अंदर में क्या है, अंदर में प्रेशर हाई प्रेशर है और नीचे प्रेशर लो हो गया, तो अंदर से हवा बाहर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन जगह है जाने का नहीं, जगह जाने का नहीं। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ट्यूब लगा दिया था तब ना चला गया था, जगह जाने का नहीं। तो ये और फूलने का कोशिश कर, अंदर से और प्रेशर, एयर प्रेशर और ज़्यादा लग रहा है, तो जितना हवा अंदर है उसी से ज़्यादा फूलने का कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये साइज बढ़ रहा है। सिंपल समझे ना, एयर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और एयर प्रेशर तो लो हो गया, तो बैलून का हवा बाहर निकलने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश में वो क्या होगा, और फूलने का कोशिश करेगा, जिससे हो सकता है मे बी ब्रास्ट भी कर जाए। तो इससे होगा तो साइज तो इंक्रीज होगा ना, यही बात बताना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्जेज इज प्लेस ऑन द सोप बबल। अगर सोप का बबल है, यानी ये सोप का बबल है, बुलबुला है, तो इस पर अगर कुछ चार्ज को रख दिया जाए, तो मान लो
कुछ चार्ज को रख दिया जाए, चाहे प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, तो मे बी चार्ज अगर अलग अलग है या तो चार्ज क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। अगर एक टाइप का चार्ज रखा जाए तो निम्न में से किसी साबुन का बिल्कुल आवेशित किया जाए तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चार्ज आपस में रिपेल करेगा। चार्ज आपस में अगर रिपेल करेगा तो ये क्या करेगा, इस रेडियस को बढ़ाएगा, और ये तब तक बढ़ाएगा जब तक सरफेस टेंशन न ले, क्योंकि सरफेस टेंशन तो इस ड्रॉप को और छोटा कर रहा है ना। तो शुरुआत में क्या होगा, साइज इसका रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वायर सेम मटेरियल का लिए है, 4 वायर ये सेम मटेरियल का लिए है, एंड डायमेंशन एज मेंशन बिलो आर स्ट्रेस्ड, मतलब खींच रहे हैं बाय ए लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली, मतलब जितना ताकत से खींच रहे हैं ना, चारों को सेम ताकत से खींचेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन एलोंगेट होगा, सबसे ज़्यादा कौन खिंचाएगा, 1 मीटर लंबा, 2 मीटर। तो एक फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस में बताता है कि जितना लेंथ खींचा जाएगा मैक्सिमम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। यानी जितना बड़ा लेंथ होगा, लेंथ जितना बड़ा और रेडियस जितना छोटा, वो उसको सबसे ज़्यादा खींचेंगे। तो अगर लेंथ बात करें तो लेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, 3 मीटर। अगर मान लो ये ऊपर रखते हैं 3 और नीचे क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2.25। अगर मान लो इसको कट करते हैं तो ये लगभग 1.5 के बराबर होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा, ऊपर अगर आप 2 रखते हो, आपको लगेगा कि कहीं ये बड़ा हो जाएगा 2, और नीचे 2 दूना 4, तो ये तो 0.5 होगा ना, तो ये तो और कम होगा ना, ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना बड़ा लेंथ और जितना छोटा रेडियस है, दोनों को डिवाइड करने पे जितना बड़ा नंबर आएगा वो हमको लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यही वो फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है कैपिलरी पे क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये केशिकत्व, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होते, केशिकत्व मतलब कैपिलरी, इसको मैं समझा रहा हूँ। होता क्या है, जैसे एक लैंप है, लैंप में जो तेल से वो क्या करता है, तेल को नीचे से ऊपर लेता है, और क्या आप कोई बाहरी फोर्स लगाते हो जिससे तेल ऊपर आ जाए उस बत्ती के थ्रू, या ये जो तेल ऊपर आता है वो ग्रेविटी के खिलाफ आता है, ग्रेविटी के उल्टा आता है, ये भी है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हो, नहीं। तो कैपिलरी बिना एक्सटर्नल फोर्स के काम करता है और ग्रेविटी के उल्टा करता है। तो आप बोल रहे कि अगर कैपिलरी नहीं होता तो इनमें से कौन कौन से काम नहीं हो पाते, जैसे केरोसिन लैंप नहीं जला पाते, ये तो बात सही है। अगला, ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, जो पेपर जो ब्लॉट हो जाते हैं ना, कि एक जगह पे अगर आप भिगाए तो पूरे पे भीग के आ जाएगा, तो वो भी काम नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। द बिग ट्री डेट वी सी, ऑब्वियसली बड़े पेड़ नीचे से पानी लेते हैं, कैपिलरी के थ्रू ही लेते हैं ना, तो ये भी करेक्ट होगा। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज द स्ट्रॉ टू कंज्यूम, भाई इसमें हम क्या करते हैं, पानी कुछ पीते स्ट्रॉ से, सीधे स्ट्रॉ मुँह रखते हैं और मुंह में रखते तो क्या मुंह में जाता है, नहीं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मुंह से खींचते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आया यानी वो कॉन्सेप्ट नहीं करेगा, कैपिलरी नहीं हुआ। तो 2 गलत है, 2 गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ठीक है। अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट द ओनली रीजन, देखो कौन से चीज़ के लिए कैपिलरी एकमात्र रीजन नहीं है, जैसे ब्लोटिंग ऑफ इंक खाली कैपिलरी से ही हो जाएगा, राइजिंग द अंडरग्राउंड वाटर ये भी हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन ए कॉटन क्लॉथ ये भी होगा, बट राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फोलिएज, देखो पौधे की जड़ों से जल का और इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसके कई सारे और कारण हैं, सिर्फ ये कारण नहीं है, इसके कारण है ट्रांसपिरेशन, कोहेजन, ये सब भी इसके कारण। यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ने केसी तत्वों के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन, ये सभी उदाहरण है, जैसे ट्रांसपिरेशन एंड कोहेजन, ये सब और रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। अगला देखना,
केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ ए स्टोव इज ड्यू टू, देखो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण, ये तो हम बोले प्रोसेस को हम तो क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी। बट कैपिलरी केरोसिन का ही क्यों होता है? केरोसिन का इसलिए होता है क्योंकि केरोसिन में सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन ज़्यादा हो कारण और छोटा रहता है, और जितना सरफेस टेंशन उतना वो पार्टिकल छोटा होगा, उतना पार्टिकल छोटा होगा तो जो बत्ती है ना जिसके थ्रू वो ऊपर जाता है उसमें आराम से वो घुस सकता है। तो केरोसिन क्या है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब ए फ्लूइड राइज मोर एज कंपेयर टू वाटर, केरोसिन तेल जल्दी ऊपर चला जाएगा, इसका कारण है क्योंकि केरोसिन तेल का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। देखो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है। एक बैलून का एग्जांपल देखिए, जितना ऊपर जाएगा यानी एयर प्रेशर कम तो इसका साइज बड़ा। सेम यही एग्जांपल अगर लेते हैं, कोई लेक के बॉटम में कोई चीज़ था, लेक के बॉटम में, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में तो एयर प्रेशर यहाँ पे कम होगा ना। यहाँ पे एयर प्रेशर सरफेस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा, बट ये ज़मीन पे पानी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे कम होगा ना। तो जैसे एयर प्रेशर कम तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज इट्स साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ट्रैवलिंग बाई ए प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स कम आउट, मतलब जो पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है, इसका मेन कारण क्या है? जैसे पेन है, इसके अंदर स्याही है जिसके कारण क्या होगा, इसका इंक जो हो, यहाँ पे मान लो इंक है, इंक अगर धरती पे ये बंदा है तो यहाँ का प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर है, तो ना यहाँ से कुछ अंदर जाएगा ना यहाँ से कुछ बाहर आएगा। बट अब क्या हुआ, जैसे ऊपर गया तो एयर प्रेशर कम, जितना ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम, बट इसके पेन का प्रेशर तो ज़्यादा है। तो कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पे पेन का इंक ज़्यादा प्रेशर अंदर में है, उससे कम प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, वायु दाब के कमी होने के कारण। अगला, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो सबसे पहले एक हाइड्रोलिक ब्रेक यहाँ पे आए, तीन चीज़ आएगा, या हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक एलिवेटर या हाइड्रोलिक प्रेस, कुछ भी आए हाइड्रोलिक वाला तो ये पास्कल लॉ ही यूज करेगा। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वो है, किसी प्रकार का इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, अगर वहाँ पे कोई प्रेशर अगर आप लगाओगे ना तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे डायरेक्शन में, यही पास्कल लॉ बोलता है। ठीक है ना, तो क्या है पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सडन फॉल इन बैरोमीटर। बैरोमीटर अगर सडन फॉल कर जाए, सडन फॉल, तो उसके रीडिंग क्या इंडिकेट करता है? अगर बहुत तेज़ी से वो गिर जाए तो उसका रीडिंग इंडिकेट करता है कि यार बहुत स्टॉर्म वेदर आने वाला है, बिल्कुल ख़तरनाक तूफ़ानी मौसम आने वाला है। अगर बैरोमीटर के पठन बहुत अचानक से गिरावट देखने को मिल जाए। कंसीडर फाउंटेन है, उसमें 4 होल है, नीचे से पानी आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से गिरेगा? इससे भाई हम बताए हैं, जितना नीचे, अगर लेक की ही बात करते तो जितना नीचे उतना ज़्यादा प्रेशर, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर वहाँ से पानी जल्दी निकलेगा। यहाँ पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम कम कम, तो सबसे ज़्यादा 1। ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप, तो सबसे ज़्यादा स्पीड बीच में रहेगा, उसका स्पीड कमता जाएगा, सिंपल यही है। अगला क्वेश्चन है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी लिक्विड का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? ये घटेगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? इसको श्यानता बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि कोई फ्लूइड कितना रेसिस्ट करता है। कोई चीज़ मान लो, अगर हनी को आप यहाँ पे फैला रहे हो और यहाँ पे पानी को फैला रहे हो, वाटर को, यहाँ हनी है, तो हनी क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्योंकि हनी ज़्यादा विस्कस है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी बात कर जाए तो हनी ही है, और वाटर की विस्कोसिटी कम होगा। तो किसी की भी विस्कोसिटी पानी को उस पर्टिकुलर चीज़ को गर्म करने पे घटती है। सिंपल होगा ना, उसका गर्म करने पर उसका पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर जाएगा, पार्टिकल में मूवमेंट आएगा, और
रेसिस्टेंस में हम यही तो नहीं करना चाह रहे थे। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, वो दूर नहीं जाना चाहता, और गर्म करने पे हम उसके पार्टिकल को दूर करते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टिकल में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, हाफ mv²। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसका होता है, हनी का होता है इसमें। ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसी पे है कि अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा? नहीं भाई, घटेगा। घटता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उस मॉलिक्यूल्स के, जिसके कारण दूर जाने लगते। तो आंसर डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ द लेक, जो लेक का सरफेस होता है वो फ्रोजन हो जाता है, मतलब वो जम जाता है विंटर में, बट वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी लिक्विड क्या होगा, बाकी लिक्विड सबसे ज़्यादा डेंस होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। इससे बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। बट वाटर एक अलग होता है, एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ग्रेजुअली देखो, सारे लिक्विड में क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। वाटर को अगर हीट करते हैं तो वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंड करना, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस तक और जमेगा, कम जगह लेगा वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म करोगे वो फैलेगा ना, फैलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वाटर और सिकुड़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपेंड करने लगता है और फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपेंड करता है, उसके बाद स्ट्रीम में बदल जाता है। ठीक है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे कम वॉल्यूम में यानी सबसे कम स्पेस लेता है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसी समय होगी, और हैवीएस्ट भी उसी समय होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये हैवीएस्ट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो सरफेस वाटर फाइनली फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस while the लोअर पार्ट स्टिल रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी 4% पे है। ठीक है ना। देखो, अब आप बोलोगे कि वो नीचे क्यों चला जाता है पानी, 0 एकाएक हुआ, एकाएक कभी कहीं भी 0 होता है नहीं। वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, यानी पहले 10 हुआ होगा, 9, 8 ऐसे हुआ ना। तो देखो होता कब है कि अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी उसका डेंसिटी ज़्यादा, और मैंने आपको बताया जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो डूब जाएगा। किसका डेंसिटी, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस जिसका पानी का टॉप लेयर का जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस वो नीचे पानी में आने लगेगा, नीचे पानी में वो सिंक कर जाएगा। अभी ऊपर वाला 4 हो रहा है, 4 जैसे होगा वो नीचे आएगा। तो जो ऊपर वाला बचा, अब वो क्या हो जाएगा, उसका और नीचे होकर वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी 4 वाला नीचे आ चुका है, नीचे ज़मीन के पास आ चुका है। ठीक है। तो 4 वाला की डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी होता है तो कोई चीज़ का डेंसिटी होता है तो डूब जाता है, तो डूब गया पानी के अंदर। चलो, इन कोल्ड वेदर सेम कॉन्सेप्ट है। ये एक अलग है, एनोमलस एक्सपेंशन कहा जाता है वाटर का। एनोमलस एक्सपेंशन इंग्लिश में इसको बोलते अनियमित प्रसार। आराम से 27 और 28 सेम कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए मैंने हटा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी में सब्सटेंस का अमाउंट चेंज करेंगे तो क्या चेंज नहीं होगा, सब कुछ चेंज होगा सिवाय डेंसिटी यानी घनत्व के चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो बस 4 और प्लस 273 कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का एक गोला आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी। मरकरी पे आयरन का गोला फ्लोट करता है बट वाटर में डूब जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन द मरकरी। इसके क्या कारण है? देखो
ये तो बिल्कुल बेकार कारण है। मैंने बोला सिर्फ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है डूबने में और फ्लोट करने में। तो हो सकता है आयरन की डेंसिटी मर्क्यूरी से कम होगी। आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी की होगी, फिर आयरन की होगी। बट वाटर में ये आयरन डूब जाता है, वाटर की और कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम हो फ्लोट करेगी। तो हो सकता है ना आयरन की डेंसिटी मर्क्यूरी से कम हो। यही कॉन्सेप्ट है। या देखो, बिकॉज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, मतलब आयरन की डेंसिटी कम है, जिसकी कम होगी वो तैर जाएगी। हाउएवर आयरन हैज हायर डेंसिटी देन वाटर, तो आयरन का ज़्यादा है, जो ज़्यादा हो वाला डूब जाता है। अभी देखिए, वाई डज ए आयरन नेल, आयरन का एक स्कील फ्लोट करता है मर्क्यूरी पे वाइल इट सिंक्स। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वाला हटा दीजिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं डालना चाह रहा था एक्चुअली, कि नीडल जो है वाटर में सिंक कर जाता है, लेकिन जो शिप बना होता है आयरन से वो फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जो नीडल का रिलेटिव डेंसिटी होता है भाई, जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो डूबेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, नीडल का रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होता है किससे? उस शिप ने जितना पानी को डिस्प्लेस किया ना। देखो, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी नीडल का होगा कुछ, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट यहाँ पे जो वाटर से देखो सॉरी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ बट ए वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का डेंसिटी बट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिवाइडेड बाई वाटर का। तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी प्योर वाटर का क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 से जो कम होगा वो फ्लोट करेगा, 1 से जो ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो नीडल का है ना, वो ज़्यादा है किससे? जितना वाटर को डिस्प्लेस किया गया उससे। सिंपल बात है, इसकी हो सकती है 1 से ज़्यादा, इसकी 1 से कम, तो इसलिए जिसकी ज़्यादा वो डूबेगा। एक नया चीज़ देखिए कि अगर एक आयरन नीडल फ्लोट करता भी है सरफेस ऑफ वाटर पे, फ्लोट करता है, तो उसका कारण होगा सरफेस टेंशन। ये समझो, अगर मान लो कोई, यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़रूर देखा होगा, अगर कोई चीज़ को पानी के यहाँ पे से उठाना हो तो आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगता है, बायोन्सी फोर्स। बट जब पानी के जैसे ऊपर आ जाता है, अब इसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब वो बायोन्सी फोर्स नहीं लग रहा होता। बायोन्सी फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी चीज़ को डूबने से रोकता रहता है। वो चाहता है, एक अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाद में रिकॉर्ड करूँगा। बाकी वाला क्वेश्चन कितना तक हो गया? ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चाहे मैं कर ही लेता हूँ, 4 ही 5 क्वेश्चन बचा है। ब्राइटनेस मैंने बताया था, 4 ही 5 क्वेश्चन है। तो यानी जो पानी में रहेगा तो उसका ज़्यादा, पानी में रहेगा तो बायोन्सी फोर्स लगेगा, तो इसलिए पानी में वजन कम लगेगा, ज़मीन पे वजन ज़्यादा लगेगा। 200 ग्राम, देखिए 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए वेटलेस बैलून, इट्स वेट इन वाटर। वेटलेस बैलून है। वेटलेस बैलून का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वेट बैलून का वैसे 0 है, तो वैसे 200 ग्राम है, और अपवर्ड थ्रस्ट 200 ग्राम लग रहा होगा, तब ना ये क्या होगा, वेटलेस लग रहा होगा। जैसे मान लो कोई बैलून का वजन है 200 ग्राम और नीचे से ऊपर के फोर्स इसमें भी 200 ग्राम लग रहा है, तो ओवरऑल ये कैसा बैलून, वेटलेस दिखेगा ना। तो इसकी यही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड फ्लोट्स ऑन द एटमोसफेयर बिकॉज, भाई कोई भी चीज़ तैरेगा डेंसिटी के कारण ही, घनत्व के कारण ही। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाउड फॉर्म व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर इन द एयर कॉन्डेंस इन द विजिबल वाटर। मतलब कि जो वाटर एयर है जो कि इनविजिबल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा विजिबल वाटर ड्रॉपलेट में। ये बहुत छोटा होता है और
इसका ग्रेविटी पे जो इफ़ेक्ट है वो निग्लिजिबल दिखता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है तो घनत्व वाला देख लिया। वाइल फ्लोटिंग इन ए सी हुए व्हाट पार्ट ऑफ आइसबर्ग, देखो अगर कोई बर्फ पानी पे तैर रहा है तो कितना पार्ट सरफेस के ऊपर दिखेगा, सी सरफेस के ऊपर दिखेगा, 1/9 पार्ट ऊपर दिखेगा और 1/10 पार्ट होगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है ना। मतलब 90% ऊपर दिखेगा, 10% पार्ट जमीन वो सरफेस के नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर है उसमें आइस क्यूब रखे हो तो आइस क्यूब अगर पिघलेगा तो क्या वाटर लेवल है बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा? देखो उतना ही रहेगा, क्योंकि आइस क्यूब पहले ही अपने वजन के कारण उतना वाटर डिस्प्लेस करके रखा है। तो अगर ये पिघलेगा भी तो उसी वाटर में न जितना जगह उसने डिस्प्लेस किया था वही उसी में नहीं मिल जाएगा, तो वाटर का लेवल सेम ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यहाँ पे देखो बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है वाटर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ये जो वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, नीचे शरीर डूब जाएगा। कहाँ पे तैरना आसान होगा? जहाँ पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिवली ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बिकॉज सी वाटर कॉन्टेंट सॉल्ट विच इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज द अप थ्रस्ट। वाटर दो चीज़ कर देता है, तो सिंकिंग का चांसेस बिल्कुल कम जाता है, आराम से आप तैर सकते हैं। बॉडी वेट इज हाईएस्ट, कब होगा बॉडी वेट हाईएस्ट? जब वो हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन में होगा, याद रखिए। व्हेन अ शिप इंटर ए सी फ्रॉम ए रिवर, क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। इंटर द सी रिवर शिप इज एलिवेटेड ड्यू टू द हाइयर डेंसिटी, क्योंकि सॉल्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है। आगे का क्या है, व्हेन ए शिप इंटर ए सी इट राइजेज ए लिटल, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेटर देन, ऑब्वियसली रिवर वाटर से ज़्यादा होता है, यही कारण भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये चैप्टर ख़त्म हो गया।